सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ड में मैं ऋतु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि आज हमारा पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा विश्व, वो एक ऐसी बीमारी से यहाँ पे जूझ रहा है जिसका अभी तक हमें कोई और छोर नजर नहीं आया। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, हम सब बहुत ही ज्यादा जागरूक हो चुके हैं और सब अपने घरों में हैं और बहुत ही सेफ हैं। और उसी के साथ हमें ये भी पता है कि हमारा समय कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे वेस्ट ना करते हुए हम लोग घर में ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे हुए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारे 12th के स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम होना बाकी है। तो दोस्तों, आपके लिए एक क्लास है जहां पे आप आज समझेंगे कि किस तरह से हम हमारे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करें कि हमें उसका मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो चलिए, आप सब रेडी हैं? तो देखिए, हमारे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक हिस्सा है जो उसका बहुत ही अहम हिस्सा है और वही हिस्सा आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, वो हिस्सा क्या है? वो है रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए, आपके लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, जहां पे आपको पोएम एक दी जाएगी, वो अनसीन पोएम होगी, वो आपको ऑलरेडी जो आपके कोर्स में है उसमें से नहीं होगी, बल्कि एक अनसीन पोएम होगी। आपको उसे पढ़ना है और फिर उसका आंसर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं 2018 और 2019, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछे गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल है जहां पे देखिए क्या लिखा है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया। एक्सट्रैक्ट होता है पोएम का एक हिस्सा, है ना। जैसे पैसेज में पैराग्राफ होता है, वैसे पोएम में एक्सट्रैक्ट होता है। आपको एक हिस्सा दिया गया है, आपको क्या करना है, उस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, उसे समझने की कोशिश करनी है और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इसी पे बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आपको आंसर देना है। तो ये आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। इसी के साथ एक आपके प्रोज का पैसेज भी आता है, वो भी 7 मार्क्स का। तो कुल मिला के ये 14 या 15 मार्क्स अप्रॉक्स रहता है ये लगभग। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, एक और सैंपल है, ये भी आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया है, जहां पे आपको एक पोएम दी है और फिर उसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। ऑन हिज ब्लाइंडनेस। देखिए, आपके सामने एक पोएम है और ये बहुत ही फेमस पोएम है जॉन मिल्टन की। वैसे तो आपके एग्जाम में कोई श्योरिटी नहीं है कि कौन सी पोएम आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के मुझे थोड़ा सा मैंने इसे एनालाइज किया और मुझे लगा कि शायद ये पोएम आ सकती है और नहीं भी आ सकती, लेकिन हम इसे एक आधार बना के चलेंगे और हम सीखेंगे कि किस तरह से पोएम के आंसर्स को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, आपके सामने एक पोएम है, ये कंप्लीट पोएम है, 14 लाइंस की एक सोनेट है, जो कि बहुत फेमस राइटर हैं हमारे, आपने नाम सुना भी होगा, जॉन मिल्टन। उन्होंने ये लिखी है और इसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन बताती हूँ जॉन मिल्टन का। वैसे एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आप पोएट की डिटेल बताएं, क्योंकि अनसीन पोएम है, कोई भी पोएट हो सकता है उसका राइटर। तो आपको बस यहाँ पे एक छोटा सा ये मैं आपको बता दूं कि जॉन मिल्टन रहे हैं जिन्होंने बहुत ही ग्रेट राइटर थे, जिन्होंने पोएम्स भी बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो इनकी ये थी कि इन्होंने ही बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 की एज में ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे और इन्होंने अपनी जो बेस्ट पोएम्स लिखी हैं वो ब्लाइंड होने के बाद ही लिखी है ना। बड़ी मजेदार बात। तो चलिए, आज स्टार्ट करते हैं हम इन्हीं की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। चलिए, तो देखिए बच्चों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको कहेंगे कि रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट
follows। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी एक एक लाइन को लेते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसके आंसर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अनसीन है, पता नहीं कौन सी पोएम आ जाए। अगर आप वो ट्रिक समझ लेंगे जिससे आप उसे सॉल्व कर सकें तो ये आपके लिए बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम की फर्स्ट 2 लाइन्स हमने यहाँ पे ली हैं और मैं आपको इसके लिए पढ़ देती हूँ। When I consider how my light is spent, or half my days in this dark world and wide। देखिए यहाँ पे जॉन मिल्टन जो हैं उन्होंने पोएम लिखी है और ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम क्या होती है? वो पोएम जो कि अपनी ही स्टोरी के ऊपर बेस्ड, अपनी रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड होती हैं वो। तो जॉन मिल्टन जो हैं जब वो 44 इयर्स के हुए और जब वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए, तो आप समझ सकते हैं उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होगा। उस समय उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस को एक पोएम के फॉर्म में लिखा जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन देखिए, When I consider how my light is spent। देखिए जैसे जॉन मिल्टन के बारे में आपको पता चला, आप ये तो समझ गए कि ये आई जो है ये किसके लिए आया है? जॉन मिल्टन के लिए। ठीक है, अब जॉन मिल्टन यहाँ क्या कह रहे हैं कि When I consider how my light is spent। अब हो सकता है आपको एग्जाम में एग्जैक्ट मीनिंग्स नहीं आए, लेकिन आप उस पूरी लाइन को पढ़ के उसे कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको इसके डिफिकल्ट वर्ड्स बता देती हूँ। कंसीडर, कंसीडर मतलब होता है सोचना, किसी बात के ऊपर गहन चिंतन करना। तो हम यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ, ठीक है, हाउ माई लाइट इज स्पेंट। यहाँ आप देखिए लाइट वर्ड है और इस लाइट को इन्होंने यूज किया है यहाँ पे एज अ सिंबल। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पोएम करेंगे मैं आपको इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी बताती जाऊंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में फिगर्स ऑफ स्पीच पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए लाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि जब मैं सोचता हूं, हाउ माई लाइट। अब हमारी लाइट क्या है? यस, लाइट मतलब रोशनी, और हमारी रोशनी क्या होती है? वेरी गुड, हमारी आंखों की रोशनी। लाइट मतलब है आंखों की ज्योति। तो जैसे ये अंधे हुए कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी इज स्पेंट, स्पेंट मतलब होता है खर्च करना, खर्च हो जाना। कह रहे हैं जब मैं सोचता हूं कि यार मेरी आंखों की रोशनी कितनी जल्दी खत्म हो गई है। फाइन, और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। और आप यहां देख सकते हैं यहाँ पे ERE, इसका मतलब होता है बिफोर, नीचे लिखा हुआ भी है पहले। ठीक है, ये हमारे आर्किक वर्ड्स हैं। आर्किक वर्ड्स क्या होते हैं? जो ओल्ड इंग्लिश है उसको हम आर्किक वर्ड्स बोलते हैं। वो पुराने वर्ड्स हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा दी मतलब होता है यू, दाउ, योर, इस तरह से। तो वो वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, उन्हीं का मतलब है कि बिफोर हाफ माई डेज। हाफ माई डेज मतलब अभी तो मेरी आधी ही जिंदगी गुजरी है, उससे पहले ही मैं अंधा हो चुका हूं। एंड नाउ दिस वर्ल्ड इज, अब ये वर्ल्ड जो है वो कैसा है मेरे लिए? इट इज डार्क एंड इट इज वाइड। वेरी गुड, ये जो दुनिया है अब कैसी हो चुकी है मेरे लिए? अंधेरी, और साथ ही अंधेरी के साथ साथ कैसी हो गई है? वाइड। वाइड मतलब बहुत विस्तृत, मतलब अभी तो बहुत लंबी जिंदगी बाकी है मेरी, और उससे पहले मेरी पूरी दुनिया में रोशनी चली गई है, अंधेरा छा चुका है। तो आप समझ सकते हैं अगर कोई इंसान जन्म से ही अंधा है तो फिर भी उसको उसके लिए इजी होता है कि हाँ कोई बात नहीं, शुरू से उसने लाइट नहीं देखी है तो उसे नहीं पता उसका वजूद क्या होता है लाइट का। लेकिन अगर कोई इंसान जिसे ऑलरेडी अच्छे खासा दिखता हो और अचानक से उसकी आंखों की रोशनी चली जाए तो आप समझ सकते हैं उसके लिए कितनी मुश्किल होने वाली है। तो यहाँ पे वही इनके साथ हुआ कि ये कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ इस दुनिया में कि किस तरह से मेरी जो आधी जिंदगी है अभी सिर्फ वो गई है और उससे पहले मैं अंधा हो चुका हूँ और अब ये पूरी दुनिया अंधेरी हो चुकी है और इतनी बड़ी जिंदगी मुझे आगे काटनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोएट का जो मूड है वो कैसा है? पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? निराशावादी। तो यहाँ पे वो निराश हैं। ऑब्वियसली हमारे साथ भी जब कुछ गलत होता है तो हम क्या करते हैं? हम भगवान को कोसने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ खराब हो गई, मेरा क्या होगा। इसी तरह से यहाँ पे वो भी अपने आप से बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। तो देखिए इसका एक क्विक सा आप इसका इंग्लिश में एनालिसिस देख लीजिए। When he thinks about how he spent or used his eyesight, the speaker was lamenting his bad luck that was brought by his late night reading and writing.
देखिए जॉन मिल्टन जो थे उनको पढ़ने का बहुत शौक था और लेट तक वो पढ़ते रहते थे। एक आंख की उनकी रोशनी चली गई, डॉक्टर्स ने उन्हें मना भी किया कि आपकी दोनों आंखें खराब हो जाएंगी, बट वो नहीं माने, इतने फॉन्ड ऑफ थे रीडिंग के। और आखिर में क्या हुआ कि उनकी रोशनी चली गई। तो यहाँ पे पोएट जो है वो क्या कर रहे हैं, लेमेंटिंग मतलब होता है विलाप करना, पश्चाताप करना। तो वो सोच रहे हैं कि यार मेरी जिंदगी में मैंने क्या किया, मेरी तो आंखों की रोशनी ही चली गई है। और फाइनली ही इज कॉलिंग द वर्ल्ड, दुनिया को क्या बोला है, डार्क एंड वाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिल्टन मेक्स इट सीम एज इफ द वर्ल्ड हैज रन आउट ऑफ लाइट। दुनिया में, क्योंकि आप अंधे हो चुके हो तो दुनिया में रोशनी ही नहीं है। एंड देन ही इज बिकॉज ऑफ एनी ब्लाइंडनेस ऑन हिज पार्ट। और आप देखा जाए तो सिर्फ ब्लाइंडनेस जो है वो फिजिकल ब्लाइंडनेस की ही बात नहीं होती है, वो मेंटल ब्लाइंडनेस की भी बात होती है, जहां पे आपको रोशनी को दिखना मतलब पॉजिटिविटी का होना आप भूल जाते हैं। तो ये थी हमारी इसकी एनालिसिस। आप देख सकते हैं स्पीकर जो है मिल्टन, ही थिंक्स अबाउट हाउ ऑल ऑफ हिज लाइट हैज बीन यूज्ड अप बिफोर इवन हाफ हिज लाइफ इज ओवर। एज अ मैन विदाउट लाइफ he now lives in a world that is both dark and white। तो आई होप आपको इसके दोनों लाइंस का मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है वो पूछ ले कि यहाँ पे आई वर्ड जो है वो किसके लिए आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि आई वर्ड स्टैंड्स फॉर द पोएट हु इज द नैरेटर इन दिस पोएम। पोएट कौन है? हमारे जॉन मिल्टन, उनके लिए ये आया है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट, है ना, या फिर व्हाट डज लाइट सिंबलाइज, लाइट किसका प्रतीक है। तो सिंबलिज्म में क्या होता है, हम किसी चीज को डायरेक्ट नहीं बता के उसे किसी प्रतीकों के माध्यम से बताते हैं। तो लाइट का मतलब होता है हमारी ऑब्वियसली जो रोशनी आपको नजर आ रही है, प्लस हमारी आंखों की रोशनी को भी हम लाइट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आप देखिए ERE मतलब बिफोर है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि अभी तो आधी जिंदगी, हाफ वे ही ओवर हुआ है, बट उससे पहले ही मैं क्या हो चुका हूँ, ब्लाइंड। तो ही बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 42। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी ये फर्स्ट 2 लाइंस यहाँ पे हो चुकी हैं, अब बारी हमारी नेक्स्ट लाइंस की। तो चलिए देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। And that one talent which is death to hide, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक टैलेंट था उनके पास जिसको छुपाना, which is death to hide, जिसको छुपाने का मतलब क्या है कि उनके लिए वो मौत के समान है। देखिए टैलेंट का मतलब होता है कोई भी टैलेंट, आप में कोई भी गुण जो होता है वो, तो कविता लिखने का गुण था उनका, ही वॉज अ ग्रेट पोएट, तो उनका टैलेंट क्या था, पोइट्री लिखना, ठीक है। और विच इज डेथ टू हाइड मतलब यदि कवि की काव्य प्रतिभा छिप जाती है या समाप्त हो जाती है तो यह कवि की नैतिक मृत्यु के समान है। इसे आप इस तरह समझिए कि अगर मान लीजिए कोई ग्रेट डांसर है, ठीक है, उसे डांस करना बहुत पसंद है और कहीं उसके पांव में चोट लग जाए या डॉक्टर्स उसे मना कर दे कि आप इस प्रॉब्लम की वजह से अब कभी नाच नहीं पाओगे, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी आयरनी, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है उस इंसान के साथ। सेम ऐसा ही जॉन मिल्टन के साथ हुआ, मतलब थे तो एक ग्रेट पोएट, लिखना पसंद था इन्हें, लेकिन आंखों की रोशनी ही चली गई। तो ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो एक ही टैलेंट था कि मेरे को एक भगवान ने एक पोएट बना के भेजा है, और उस टैलेंट को छुपाने का मतलब मेरे लिए एक तरह से मृत्यु के समान ही था। चलिए ये तो हो गया इसका वर्बल मीनिंग, लेकिन आप यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात सीखिए, वो क्या है, देखिए लिटरेचर का मतलब बच्चों सिर्फ यही नहीं होता है कि जो सामने लिखा गया है उसका वही अर्थ होना। लिटरेचर होती है इमेजिनेशन, लिटरेचर होती है जो भी लिखा है उसके अंदर छिपे हुए अर्थ को, निहित उसमें क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट को निकाल के लाना। तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो देखिए एक वर्ड यहाँ पे आता है टैलेंट। तो टैलेंट ये जो वर्ड है इसका मतलब सिर्फ गुण से ही नहीं है, बल्कि ये बाइबल से लिया हुआ वर्ड है, बाइबल से लिया हुआ वर्ड। अब ये कैसे है मैं आपको बताती हूँ कि बाइबल जो है हम सब जानते हैं क्रिश्चियंस की हॉली बुक है। तो यहाँ पे जब बाइबल की हम बात कर रहे हैं तो बाइबल के अंदर एक स्टोरी थी, स्टोरी का नाम था पैरेबल ऑफ टैलेंट। क्या नाम था? पैरेबल ऑफ टैलेंट। पैरेबल ऑफ टैलेंट जो है उसके अंदर एक कहानी होती है, मैं आपको शॉर्ट में सुना देती हूँ कि एक मास्टर होता है और उसके 3 सर्वेंट्स होते हैं। वो उन तीनों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि मैं 1 साल के लिए मैं कहीं बाहर जा रहा हूं और मैं आप तीनों को एक एक सिक्का देता हूं, ठीक है, और आप तीनों को क्या करना है यहाँ पे कि इस सिक्के को आपको यूज करना है। 1 साल के बाद जब मैं लौट के आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने उस सिक्के का क्या किया।
तो तीनों जो सर्वेंट्स थे उन्होंने सोचा कि हम क्या करें सिक्के का जिससे हमारा मास्टर खुश हो जाए। तो उनमें से एक जो सर्वेंट था उसने क्या किया, उसने उस सिक्के को लिया और ले जाके जमीन में गाड़ दिया ताकि वो कहीं गलती से खर्च ना हो जाए। और उसे लगा कि जब मास्टर वापस आएंगे तो मैं उनको सिक्का दे दूंगा और वो खुश होंगे कि अरे वाह, मैंने पैसे को खर्च नहीं किया। सेकंड जो था उसने सोचा, वो मस्त मौला इंसान था, सोचा जिंदगी का क्या भरोसा है, खाओ पियो ऐश करो। वो गया और उसने उसे खाने पीने में और मस्ती करने में खत्म कर दिया। थर्ड जो था उसने सोचा कि मनी की वैल्यू क्या है, मनी की वैल्यू यही होती है जब उसे यूज किया जाए, ना कि गाड़ा जाए या खर्च कर दिया जाए। तो वो गया और उसने उस पैसे से कुछ सामान खरीदा, उस सामान को बेच के कुछ और खरीदा, कुछ और, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके उसने उस एक सिक्के के कई सिक्के इकट्ठे कर लिए। जब मास्टर वापस आता है तो फर्स्ट वाला उसे गाड़ा और सिक्का वापस देता है, सेकंड वाला कहता है मैंने खर्च कर दिया, और थर्ड जब उसे बताता है कि मैंने आपके दिए हुए सिक्के को कई गुना मैंने उसे बढ़ा दिए है, तो बड़ा खुश होता है और वो उसे कहता है कि यस, तू ही है जो कि मेरे काम को अच्छे से संभाल सकता है। तो ये था कि टैलेंट जो दिया गया है हमें उसे ना तो छुपा के रखना है, ना यूं वेस्ट कर देना है, बल्कि उसे इस तरह से यूज करना है कि वो और ज्यादा बढ़े। तो जब जॉन मिल्टन के साथ ये बात आती है तो कहते हैं कि गॉड ने मुझे एक टैलेंट दिया है। वो टैलेंट क्या है? पोएम लिखना। अब अगर मैं उसे नहीं लिखूंगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस किसका दिया है? पैरेबल ऑफ टैलेंट्स का। और बच्चों मैं आपको बताऊं कि जब भी हम किसी पुराने इंसिडेंट का जिक्र करते हैं, कोई ऐतिहासिक बात के बारे में बताते हैं या कोई महान चीजों के बारे में हम बताते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम होता है एल्यूजन। ये हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं हम इसे? एल्यूजन। मतलब किसी भी पुरानी कोई इंपॉर्टेंट घटना, कोई हिस्टोरिकल इवेंट, उसे आप कहीं पे भी रेफर कर रहे हो, रेफरेंस उसका दे रहे हो, तो वो कहलाता है एल्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस लाइन में क्या कहा गया है? विल्टल सेज दैट टैलेंट इज डेथ टू हाइड। इसका मतलब है कि ही इज रेफरिंग टू द मनी इन द बिब्लिकल स्टोरी। मैंने आपको बता दिया बाइबल की स्टोरी की यहाँ पे बात हो रही है। एंड टू हिज ओन टैलेंट इन द सेंस ऑफ अ स्किल और अ ट्रेड। चलिए आगे देखते हैं। टैलेंट जो इसमें बात कर रहे हैं, टॉक्स अबाउट कुड बी हिज इंटेलिजेंस। इसका टैलेंट क्या था? उसकी इंटेलिजेंस, उसके राइटिंग, उसकी रीडिंग स्किल्स, जो कि वो वहां पे गवर्नमेंट के लिए, ओलिवर क्रॉमवेल का आपने नाम सुना हो, बहुत ही ऐतिहासिक नाम रहा है, जिन्होंने वहां के किंग को हटा के, इंग्लैंड के किंग को हटा कर वहां पे अपनी सत्ता स्टार्ट करी थी। तो ओलिवर क्रॉमवेल को डेडिकेटेड थे जॉन मिल्टन, और इन्होंने इनके लिए लिखने के लिए इन्हें इस पोएम की जरूरत अभी भी थी। तो इन्होंने यही बोला है कि मेरे पास वो टैलेंट जो है, अब या तो क्या होगा, जैसे वो मनी उस एक ने वेस्ट कर दिया वैसे ही वो भी वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी लाइन्स हो चुकी है। नेक्स्ट लाइन अगर हम यहाँ देखें तो देखिए उसके मतलब क्या है। लॉस्ट विद मी यूजलेस थ्रू माई सोल मोर बेंट। लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, देखिए इसका मीनिंग देखते हैं। लॉज, लॉज का मतलब होता है पास रहना, हमारे पास होना किसी चीज का। यूजलेस का मतलब होता है किसी काम का ना होना। सोल, सोल हम सब जानते हैं आत्मा, और बेंट मतलब होता है झुकना। अब देखिए अक्सर क्या होता है कि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम अपनी आस्था खत्म कर देते हैं, हम भगवान से विश्वास, कई आपने फिल्मी सीन भी देखे होंगे कि भगवान होता ही नहीं है और हटा दो ये मूर्तियां, पूजा बंद कर दो, भगवान सुनता नहीं मेरी। लेकिन जॉन मिल्टन जो है यहाँ पे वो ऐसा नहीं सोच रहे, बल्कि जब वो अंधे हुए तो उनका जो विश्वास था गॉड में वो और ज्यादा बढ़ गया। वो कह रहे हैं कि माई सोल मोर बेंट, कि मेरी सोल जो है वो और ज्यादा नतमस्तक हो गई है, झुक गई है गॉड के सामने। और वो जो एक टैलेंट था, इट इज लॉस्ट विद मी यूजलेस, कि वो टैलेंट अब मेरे साथ है तो सही, टैलेंट अभी भी पोइट्री लिखने का, लेकिन अब वो यूजलेस है क्योंकि मैं अंधा हूं, इसलिए मैं नहीं लिख सकता। अब ये कह रहे हैं कि दो माई सोल मोर बेंट, हालांकि मेरी सोल जो अंतरात्मा, उनका विश्वास नहीं हटा है गॉड से, बल्कि वो और ज्यादा गॉड में फर्म बिलीव करने लगी है। क्या चाहते हैं वो? टू सर्व देयर विद माई मेकर। वो चाहते हैं कि मेकर, मुझे बनाने वाला ईश्वर, मैं उसे सर्व कर सकूं, उसकी सेवा कर सकूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट।
और मैं चाहता हूं कि गॉड के सामने मैं वाकई में कुछ गॉड के लिए ऐसा कुछ डेडिकेशन दिखाऊं, उनके लिए कुछ ऐसा लिखूं कि उन्होंने जो टैलेंट मुझे दिया है उनको उसके ऊपर नाज हो सके। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। लेस्ट मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, अदरवाइज। लेस्ट मतलब होता है अदरवाइज, है ना। तो ये कह रहे हैं कि अदरवाइज क्या होगा, ही कौन है यहाँ पे, गॉड। कह रहे हैं कि अदरवाइज जो गॉड है वो मुझे रिटर्निंग, वापस लौटने पे क्या करेंगे, चाइल्ड मतलब क्या होता है, डांटना, फटकारना। तो ये यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, जैसे हम आपने सुना होगा कि हमारे घर में भी लोग कहते हैं कि ऊपर चित्रगुप्त जी बैठे हैं और वो हिसाब किताब करते हैं मरने के बाद कि आपने क्या पुण्य किए, क्या पाप किए। वैसे ही कह रहे हैं कि जब हम मरने के बाद गॉड के पास जाएंगे तो गॉड हमें डांटने वाले हैं, चाइल्ड, फटकार लगाने वाले हैं कि इतना अच्छा टैलेंट दिया तुम्हें और तुमने क्या किया, टैलेंट को वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे वो उसी चीज की बात कर रहे हैं कि गॉड जो है अदरवाइज मुझे डांटेंगे जब मैं वापस जाऊंगा कि तुमने एक टैलेंट को वेस्ट कर दिया। डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। लेकिन उसके बाद ये खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डॉथ मतलब क्या होता है, डज। डॉथ मतलब डज। तो कह रहे हैं कि डज गॉड, कि क्या गॉड को एग्जैक्ट डे लेबर मतलब होता है मेहनत के काम जो दिन में किए जाते हैं। लाइट डिनाइड का मतलब क्या होता है बताएं, ब्लाइंड, जिसको, जो अंधा हो, जिसको रोशनी नहीं मिली हो। तो कह रहे हैं कि क्या गॉड को नहीं पता है कि मैं अंधा हूं, तो क्या गॉड ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो अंधे हैं उनसे वो मेहनत करवाए। अभी उनके दो तरीके के मन है उनके अंदर। एक कह रहा है कि देख गॉड के लिए कुछ करना पड़ेगा तुझे, अदरवाइज गॉड डांटेंगे। दूसरा मन वहां पे आता है, उसे संभालता है, कहता है कि नहीं गॉड को भी पता है भाई तुम अंधे हो, तो तुम गॉड के लिए कोई फिजिकल लेबर या कोई ऐसी मेहनत वाले काम नहीं कर सकते। चलिए, तो इसके अंदर क्या कहा गया, इसका एक क्विक एनालिसिस हम देख लेते हैं। द स्पीकर हैज जस्ट टोल्ड अस दैट हिज टैलेंट इज एज यूजलेस एज मनी बरिड इन द डेजर्ट। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो यहाँ ये कह रहे हैं कि उनका टैलेंट भी ऐसे ही वेस्ट है जैसे कि वो पैसा जो कि गाड़ दिया गया था, कोई काम का ही नहीं है, ठीक है। बट नाउ ही सेज दैट हिज यूजलेसनेस हैज नथिंग टू डू विद द लैक ऑफ विल। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहता, ठीक है, मेरे में विल है, मेरे अंदर इच्छा शक्ति है कि मैं गॉड के लिए कुछ काम करूं। टू द कॉन्ट्ररी, और अपोजिट क्या हुआ है, लोग अक्सर गॉड से दूर हो जाते हैं ऐसे मामलों में, बट इनके साथ अपोजिट हुआ कि इनकी जो सोल है वो और ज्यादा बेंट हो चुकी है, नतमस्तक वो और ज्यादा हो चुके हैं गॉड के सामने, और अपनी जो स्किल्स हैं वो गॉड की सर्विस में प्रेजेंट करना चाहते हैं। चलिए आगे देखिए। इसके अलावा जो अकाउंट वर्ड आया है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रू अकाउंट वो देना चाहते हैं गॉड को, सच्चा हिसाब किताब। तो यहाँ पे है उनकी स्टोरी, जो पोइट्री वो लिखेंगे वो, ठीक है। और इसके अलावा जो स्पीकर है, ही वरीज दैट गॉड विल स्कोल्ड और चाइल्ड हिम, उनको डर लग रहा है भगवान डांटेंगे मुझे। एंड इफ गॉड इज एनीथिंग लाइक द लॉर्ड फ्रॉम द पैरेबल, द स्पीकर कुड गेट कास्ट इनटू अ डार्कनेस इवन मोर फियरफुल देन द वन क्रिएटेड बाय हिज ब्लाइंडनेस। और उनको डर लग रहा है कि अगर मान लीजिए जैसे उस मास्टर ने उन सर्वेंट्स के साथ किया कि उन्होंने उस एक सर्वेंट को चूज किया, बाकियों को हटा दिया, तो कह रहे हैं कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो कि जब मैं गॉड को कुछ भी नहीं लिख के दे पाऊंगा, कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, तो हो सकता है गॉड भी मुझे हमेशा के लिए अबेंडन कर दें, मुझे अंधकार में भेज दे। चलिए आगे देखते हैं। आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। आगे कहते हैं कि मैंने अपने आप से पूछा कि गॉड को क्या जरूरी है कि वो डे लेबर की उम्मीद करेंगे उन लोगों से जो कि अंधे हैं। क्या लाइन आई थी पहले कि डॉथ गॉड रिक्वायर्स एग्जैक्ट डे लेबर फ्रॉम द लाइट डिनाइड, कि गॉड को क्या अंधे लोगों से भी उम्मीद है कि वो उनके लिए कोई मेहनत का काम करेंगे। आई फॉन्डली आस्क, मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि गॉड थोड़ी ऐसा करेंगे यार, गॉड को भी पता है मैं अंधा हूं, फाइन, बट पेशेंस टू प्रिवेंट। और तभी उनका जो पेशेंट था, पेशेंस क्या होता है हमारे अंदर, जो धैर्य होता है, उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने मेरे पेशेंस से पूछा। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बहुत डिसअपॉइंटेड होते हो, अपने आप से बात कर रहे होते हो, तो होता है ना आपके अंदर से एक आवाज आती है जो आपको हिम्मत देती है, संभालने के लिए बोलती है। वही आवाज यहाँ पे आई उसके पेशेंस के तौर पे। तो पेशेंस को इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है।
अभी पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, देखिए पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग को व्हेन दे आर प्रेजेंटेड एज ह्यूमन बींग्स, जब भी कोई नॉन लिविंग चीज जो होती है, निर्जीव वस्तु, उसे या कोई इमोशंस को आप मनुष्यों की भांति प्रस्तुत करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या किया गया है, पेशेंस जो है वो आया और उसने जवाब दिया। अब पेशेंस जवाब कैसे देगा, वो तो मनुष्य करते हैं, इसलिए पेशेंस को हमने यहाँ पे क्या किया है, पर्सोनिफाई। ठीक है, तो डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क, मैंने क्या पूछा था कि क्या गॉड जो है उन्हें एग्जैक्ट डे लेबर की जरूरत होती है। तो ही वंडर्स इफ गॉड demands that people undertake hard physical work or day labor when they don't have any light। समझ में आ गया आपको? The speaker doesn't have any light because he is blind। light denied मतलब जिसके पास कोई लाइट नहीं हो, अंधे के लिए यहाँ पे आया है। तो आपने देखा यहां तक हमने पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमने यहाँ पढ़ा कि कैसे उन्होंने अपनी सारी जर्नियां बताई, अपना डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे बताया है, लेकिन तभी उनको एक आशा की किरण दिखाई देती है। तो यहाँ पे उनका मूड चेंज हो रहा है। अभी इसमें जो मूड था बच्चों वो क्या था, वो था उनका पेसिमिस्टिक मूड, है ना, निराश। लेकिन अब ही इज टर्निंग ऑप्टिमिस्टिक, अब वो धीरे धीरे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी हो रहे हैं। और देखिए वहां पे उनके पेशेंस ने उन्हें क्या जवाब दिया। देखिए दैट मर्मर सून रिप्लाइज, मर्मर क्या होती है, मर्मर होती है धीरे धीरे बोलना, बड़बड़ाना, शिकायत करना, है ना। तो यहाँ पे जो पेशेंस है उसने धीरे से बड़बड़ाया, अंदर उसने जवाब दिया। सून रिप्लाइज, पेशेंस जवाब दे रहा है, रिप्लाई कर रहा है, इसका मतलब आपने पेशेंस को क्या किया है, पर्सोनिफाई। तो पर्सोनिफिकेशन वहां पे हुआ है। तो उसने क्या जवाब दिया, गॉड डॉथ नॉट नीड ईदर मेन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। देखिए क्या खूबसूरत बात बोली उन्होंने, गॉड डॉथ, डॉथ मतलब क्या होता है, अगेन ये आर्किक वर्ड है, डॉथ मतलब डज। तो गॉड डज नॉट नीड, भगवान को जरूरत नहीं है, ईदर मैन्स वर्क, ना तो मनुष्यों के काम की जरूरत है गॉड को, और ना ही उनके खुद के गिफ्ट्स की। देखिए अक्सर हम कहते हैं ना कि भगवान को, भगवान हमें पास कर देना, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अच्छा ज्यादा बजट हो तो आप 21 रुपए पे भी, 51 पे भी चले जाते हैं। तो ऐसा ही, और कई लोग करते हैं स्वामणी करते हैं गॉड की, तो आप भगवान के लिए नहीं कर रहे हो, सो स्वामणी में तो चूरमा आपके रिलेटिव्स आके खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम कितने नासमझ होते हैं ह्यूमन बींग्स कि हम कहते हैं भगवान हम आपको ये चढ़ाएंगे, उनको लगता है कि शायद उनके चढ़ावे की वजह से गॉड खुश हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, तो भगवान के दिए हुए गिफ्ट्स को वापस भगवान को देने से कोई मतलब नहीं होता है, भगवान को नहीं चाहिए ईदर मैन्स वर्क, ना तो वो चाहते हैं कि कोई मनुष्य उनके लिए कुछ काम करे तभी गॉड का काम चलेगा, और हिज ओन गिफ्ट्स, ना ही वो गिफ्ट्स जो खुद स्वयं भगवान ने दिए हैं उन्हें वो भी नहीं चाहिए। तो फिर गॉड को क्या चाहिए, उसका आंसर आगे है, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। देखिए हु बेस्ट बियर, बियर का मतलब क्या होता है, बियर मतलब होता है सहन करना, तो जो सहन करता है, माइल्ड मतलब होता है हल्का, और योग जो है वो बैल के कंधों पे रखा जाने वाला जुआ होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आपने देखा होगा बैल जो है उनके ऊपर एक जुआ रख दिया जाता था पहले, और उसमें से ऑयल निकालने के लिए उसे यूज करते थे। तो जब इनके चाबुक पड़ते थे तो धीरे धीरे चलते थे, और जब ये चलते थे तो उसमें से ऑयल निकलता था। वैसे ही हमारे साथ होता है कि लाइफ में हमारे ऊपर भी कुछ चाबुक पड़ते रहते हैं, मतलब कुछ कष्ट, कुछ परेशानियां हमारे ऊपर आती रहती हैं, जैसे आज है ना। तो ये जो हमारे जो प्रॉब्लम अभी फैली हुई है कोरोना वायरस की, तो ये भी एक हमारा क्या है, ये भी एक टेस्ट है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी इंसान अपने आप पेशेंस रखेगा, हम सब में जो भी पेशेंस बनाए रखेगा, जो सफाई रखेगा और अपने घरों में रहेगा, वो क्या करेगा, वो इस कोरोना से बचा रहेगा। सेम ऐसा इन्होंने कहा कि गॉड भी यही बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भगवान को नहीं चाहिए कि आप उनके लिए कुछ करें, बस आप अपना पेशेंस बनाए रखें, आप शांति से उसे बियर करते रहे, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, उसमें आप गॉड के ऊपर से अपना विश्वास ना खोएं, बल्कि शांति से उसे बियर करें, सहन करें। दे सर्व हिम बेस्ट, यही गॉड की सबसे सच्ची सेवा है कि परेशानी के समय में आप किसी भी तरह से अपना विश्वास कायम रखें, यही गॉड के लिए सबसे बड़ी बात है। चलिए
अब आगे देखिए, यहाँ पे इसका एनालिसिस भी देख लीजिए कि पेशेंस इज ऑफन पर्सोनिफाइड इन क्रिश्चियन आर्ट। वैसे भी क्रिश्चियनिटी में पेशेंस को की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसे बार बार पर्सोनिफिकेशन भी उसका किया जाता है बिकॉज of its role in helping one to achieve important virtues like courage and wisdom। हम सब जानते हैं कि पेशेंस अगर हम में होता है तो हमारे अंदर करेज भी आती है, हिम्मत भी आती है और बुद्धि भी आती है। चलिए, इसके अलावा स्पीकर इज अबाउट टू मर्मर हिज फुलिश क्वेश्चन। स्पीकर खुद ही एक फुलिश क्वेश्चन कर रहा है कि भाई भगवान मुझे क्या बोलेंगे, वापस जब मैं जाऊंगा आफ्टर डेथ तो गॉड डांटने वाले हैं। लेकिन तभी उनका जो पेशेंस है, इट स्टेप्स इन टू स्टॉप हिम। पेशेंस आता है और उन्हें समझाता है। पेशेंस क्या पॉइंट आउट कर रहा है, दैट गॉड डज नॉट नीड एनीथिंग। गॉड को नहीं चाहिए बाबा कुछ, गॉड इज कंप्लीट, परफेक्ट, and he doesn't need work or talents or gifts of any other kind। उन्हीं के दिए हुए गिफ्ट्स उनको देके खुश करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, हम यहां तक पढ़ चुके हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की पोएम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिज स्टेट इज किंगली। हिज किसके लिए आया यहाँ पे, गॉड के लिए। तो कह रहे हैं कि गॉड का जो स्टेट है, स्टेट मतलब किंगडम, राज्य, ठीक है। तो गॉड का जो राज्य है वो तो शाही है। गॉड कोई छोटे मोटे लोग हैं कि आप सेवा करोगे तभी काम चलेगा, गॉड को जरूरत नहीं है, शाही है वो, ठीक है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और उनके पास तो थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स है। थाउजेंड्स क्या है यहाँ पे, जैसे एक राजा होता है उसके पास में कई सारे नौकर चाकर होते हैं। अगर एक नौकर ये सोचे कि आज अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो राजा भूखा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो सेम वही यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के पास भी थाउजेंड्स की तादाद में इतने सारे एंजल्स हैं, देवदूत हैं उनके, एट हिज बिडिंग स्पीड, जो उनके एक इशारे में, बिडिंग मतलब इशारा करना, यो करना। तो कह रहे हैं कि एक बार गॉड स्पीड में कोई बात बोले और वो लोग, दे ऑल आर पोस्टेड ओवर लैंड एंड ओशियन। उन सबकी पोस्टिंग की है गॉड ने। तो वो चाहे पानी हो, चाहे जमीन हो, हर जगह गॉड के एंजल्स वहां मौजूद हैं, जो कि गॉड के एक इशारे पे विदाउट रेस्ट, बिना थके, उनके लिए सारे दिन सेवा करते रहते हैं। तो मनुष्यों की सेवा की जरूरत भगवान को नहीं है। मनुष्य सिर्फ इतना ही कर ले कि वो अपना संयम ना खोए, अपना विश्वास ना खोए, यही सबसे बड़ी बात होती है। और इसकी लास्ट लाइन है जो बहुत ही खूबसूरत लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि वो भी भगवान की सर्व करते हैं। भगवान की सच्ची सेवा वो भी है। कौन से लोग, जो सिर्फ ओनली स्टैंड, जो सिर्फ खड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते और इंतजार करते हैं। देखिए, कुछ नहीं करते वो लोग भी एक भगवान की सेवा है। हाँ जी, अभी तो है ही। आपने देखा होगा अभी जो माहौल चल रहा है, लॉकडाउन के माहौल में आपको क्या कहा जाता है, घर में रहो, कुछ मत करो, है ना, कुछ मत करो। तो ये भी तो एक सच्ची सेवा है। आप कितना महान काम कर रहे हैं कि आप बाहर नहीं निकल रहे, कुछ ना करके सिर्फ घर में बैठे रहने से ही आप इस बड़ी बीमारी को रोकने में मदद कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ गॉड के लिए कि गॉड को कुछ नहीं चाहिए, आप भले कुछ मत करो अपनी लाइफ में, लेकिन आप वेट करें। वेट करना मतलब इंतजार करना। और इंतजार करने में क्या होता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत धैर्य चाहिए होता है। तो कह रहे हैं कि कुछ भी मत करो, लेकिन इंतजार करो, धैर्य बनाए रखो। तो यही क्या है, गॉड की सच्ची सर्विस है। समझ में आया? तो ये लास्ट लाइन जो है बहुत ही पैराडॉक्स वाली लाइन है। पैराडॉक्स भी मैं आपको बता दूं क्या होता है। पैराडॉक्स एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसे देखने में आपको लगेगा जो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, अपोजिट। आपको लगेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत है ना। पहली लाइन को आप ठुकरा दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, है ना, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा जो है वो मनुष्य का पिता होता है। तो आप पढ़ते क्या कहोगे, रिजेक्ट, अरे तो गलत लिखा है, क्योंकि मैन जो होता है वो फादर होता है चाइल्ड का। लेकिन अगर आप इसे शांति से बैठ के समझोगे, इसकी गहराई में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि बात तो सही है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इसका मतलब क्या है कि बच्चे भी फादर को सिखा सकते हैं। जरूर नहीं कि फादर ही सिखाए बच्चों को, है ना, लेकिन पिता बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन पिता बच्चों से भी सीख सकते हैं। इसीलिए आप ये कह सकते हो। और कई बच्चे तो इतने शैतान होते हैं आजकल के बच्चे स्पेशली, जिनके लिए लाइन आती है कि ये तो सबका बाप है,
है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेंटेंस गलत है, पर उसका पैराडॉक्सिकल मीनिंग है वही यहाँ पे आता है कि अगर आप इसे पढ़ेंगे कि जो कुछ नहीं करते वो भी भगवान की सेवा करते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ नहीं करके आप सेवा कैसे कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि कुछ मत करो, बस अपने अंदर धैर्य रखो, उस पे आस्था रखो, तो फिर ये भी एक सच्ची सेवा है। चलिए, ये हमारी पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसका फाइनल एनालिसिस भी देख लीजिए कि एसेंशियली दिस मीन्स एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे कम, जैसी आ रही है चीजें उनको अपनाएं, स्पेशली सफरिंग एंड मिसफॉर्चून। जब आपके सामने परेशानियां आए तो आप उनका सामना करें, उन्हें सहन करें, ना कि वहां पे अपना पेशेंस गंवा दें। ठीक है, योक हम पढ़ चुके हैं। योक एक वुडन फ्रेम होता है, मैंने आपको दिखाया भी था, जो कि फार्म में एनिमल्स के यहाँ पे रखा जाता है लकड़ी का, और उससे वो जैसा वो चाहते हैं वैसे वो ऑक्स जो है वो काम करते हैं। पेशेंस जो है, इट डजंट वांट टू मेक गॉड साउंड लाइक अ स्लेव ड्राइवर, इसीलिए गॉड को योक तो बोला है, लेकिन भगवान वैसे नहीं है कि वो सर्वेंट्स बना रखा है, बट भगवान ही चाहते हैं कि हाउ मच यू हैव टू शो फॉर योर टाइम ऑन अर्थ, दैट काउंट्स। इंपॉर्टेंट क्या है, लंबी जिंदगी नहीं, पर जितनी जिंदगी आपको मिली है उसमें आपने क्या किया, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड हाउ यू हैंडल योर सबमिशन टू गॉड, और आपने अपनी आस्था को कैसे बरकरार रखा उस परेशानी की। जैसे आज परेशानी है तो ये जरूर नहीं कि आप इसमें कुछ करें, आप कुछ ना करें, बस हिम्मत रखें, और जो गवर्नमेंट आपको जो रूल्स फॉलो करने के लिए कह रही है आप उनका पालन करें, तो ये भी एक बहुत बड़ी सर्विस है। इसकी समरी आप देख लीजिए, ये आपके लिए मैंने बनाई है यहाँ पे, कि इस पोएम में मिल्टन शोज हिज डीप डिसअपॉइंटमेंट दैट ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस ही इज नॉट एबल टू मेक यूज ऑफ हिज पोएटिक टैलेंट रिसीव्ड फ्रॉम गॉड। अब आपको समझ में आई गई होगी कि यहाँ पे वो डिसअपॉइंटेड हैं, और डिसअपॉइंटमेंट का रीजन क्या है कि जो पोएटिक टैलेंट है उसे अब वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। बट सून ही रियलाइजेस दैट हिज फ्रस्ट्रेशन इज फॉल्स, लेकिन फिर उन्हें समझ में आता है कि यार बिना वजह फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं मैं। ठीक है, गॉड डज नॉट डिमांड एनी रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट्स, गॉड को नहीं चाहिए आपसे कुछ भी बदले में। ओनली सर्विस टू हिम इज टू बियर ऑल द मिसफॉर्चून्स विद पेशेंस, कि जितने भी मिसफॉर्चून्स आती है, परेशानियां आती है, उसमें धैर्य बनाए रखें। कंप्लीट सरेंडर टू गॉड्स विल, भगवान को अपने आप को समर्पित कर दे, यही बेस्ट सर्विस है उनके लिए। चलिए, अब बारी है क्वेश्चंस की, तो देखते हैं इसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपसे हो सकता है वो इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 6 लाइन्स ऑफ द पोएम, पहली 6 लाइन में पोएट ने क्या कहने की कोशिश की है। तो हमने पढ़ा कि पहली 6 लाइन में वो क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं गॉड से कि उन्हें इतनी यूथ में ही, इतनी यंग एज में ही उन्हें अंधा बना दिया। इस तरह से आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, 2 या 3 लाइन के आपको वो लिख के आने हैं। ठीक है, What does he realize after some time? कुछ टाइम के बाद उनको क्या फील हुआ, जब उन्होंने कंप्लेन करी तो उसके बाद कैसा फील हुआ। तो आफ्टर सम टाइम द पोएट रियलाइज दैट गॉड नीड्स नोबडीज सर्विस, गॉड को नहीं है आपके सर्विस की जरूरत, आप तो पेशेंस बना के रख लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। व्हाट इज अ रियल सर्विस टू गॉड, भगवान की सच्ची सेवा क्या है, हमने पढ़ा था, आपको पोएम ध्यान होगी। तो ये कह रहे हैं, लास्ट लाइन जो थी उसकी, दे ऑल्सो सर्व हिम हु स्टैंड एंड वेट, उसी का ही है कि ईगरली वेटिंग फॉर वंस टर्न टू सर्व गॉड इज अ रियल सर्विस टू हिम। आप वेट करें कि भगवान मुझे भी मौका देगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो यही उनके लिए सच्ची सर्विस है। विच वर्ड इज पर्सोनिफाइड इन द पोएम, हो सकता है आपसे फिगर ऑफ स्पीच में भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको बताना है कौन से वर्ड को पर्सोनिफाई किया। हमने पढ़ा और मुझे लगता है आप सबको आता ही होगा, यस, वो है पेशेंस। वेरी गुड। Who serves God in the best possible way, भगवान को सबसे बेस्ट तरीके से कौन सर्व करता है। तो देखिए आंसर है, they also serve who have patience and wait for their turn। बस इंपॉर्टेंट बात ये वेट करें, पेशेंस रखें, तो आप गॉड के लिए एक सच्ची सेवा कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब इसकी फॉर्म पे मैं बात कर लूं, एग्जाम में आपसे कई बार हो सकता है कि वो फॉर्म भी पूछ लें कि इन 4 लाइंस जो उन्होंने दी हैं उसकी फॉर्म क्या है। अब ये फॉर्म क्या है मैं आपको बताती हूँ। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्म, इसका रूप क्या है, वो है ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होती है आप सबने पढ़ा भी होगा, 14 लाइन्स की पोएम होती है, हम उसे सोनेट बोलते हैं। तो और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट।
ऑक्टेव, ऑक्टेव के नाम से आपको दिख रहा होगा, ऑक्टेव में 8 लाइंस होती हैं, फाइन, और सेस्टेट में 6 लाइंस, और 8 और 6 मिला के कितने होते हैं 14। तो ये कह रहे हैं कि ऑक्टेव और सेस्टेट स्टाइल में जो लिखी जाती है और जो पोएट पेट्रार्क के नाम पे बनती है उन्हें हम बोलते हैं पेट्रार्कन सोनेट। देखिए आप, ये है हमारा इंट्रोडक्शन, ये आप देख रहे हैं पोएट पेट्रार्क है और ये पोएम है, इसे सोनेट बोला गया है, पेट्रार्कन सोनेट है। और ये 14th सेंचुरी में जो हमारे ग्रेट जो राइटर्स पोएट्स रहे उनसे इसको लिया गया है। इटालियन रहे थे हमारे पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जिनके नाम से इसका नाम पेट्रार्कन सोनेट रखे गए हैं। और इसकी राइम स्कीम क्या होती है, आपसे राइम स्कीम भी पूछ सकते हैं। तो राइम स्कीम कैसे पता करेंगे, हर पोएम के आखिरी वर्ड्स जो हैं आप उनको एक एक वर्ड देते जाएं और उससे आप इसकी राइम स्कीम भी कंसीडर कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, जैसे स्पेंट, स्पेंट किसके साथ है, वाइड के साथ नहीं, हाइड के साथ नहीं, बेंट, हाँ स्पेंट बेंट, और वाइड हाइड। तो इसकी राइम स्कीम क्या बनेगी, ए बी बी ए। ठीक है, इस तरह से आप इसमें राइम स्कीम भी देख सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए हमने कुछ फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी, आपके लिए मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। एलिट्रेशन था इसके अंदर। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन होता है जहां पे भी आप सेम साउंड या सेम लेटर को रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, डेज, डार्क, ड, वर्ल्ड, वाइड, डब्ल्यू डब्ल्यू। तो ये जो साउंड जो है जो सेम रिपीट हो रहा है उसे हम बोलते हैं। मेटाफर भी है इसके अंदर, जहां पे मेटाफर क्या होता है, आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, किसे कंपेयर कर रहे हो, दो डिफरेंट चीजों को जिसके अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज सेम हो सकती है, और उस एक क्वालिटी को लेते हुए आपने दूसरी चीज को उसके जैसा नहीं बता के वही बता दिया, तो वो होता है हमारा मेटाफर। इसके अलावा हमने पढ़ा पर्सोनिफिकेशन, जहां पे पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया था, और पैराडॉक्स हमने लास्ट लाइन में पढ़ाई, जहां पे देखने में हो सकता है कि वो वर्ड जो है बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग लगे, हमें गलत लगे, लेकिन उसमें कोई गहरी बात, कोई हिडन मीनिंग उसमें छुपा हुआ। तो दोस्तों ये थी हमारी एक क्लास जिसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह से हमें पोएट्री का कॉम्प्रिहेंशन को एनालाइज करना है और आंसर लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम प्रोसेस जो है वो आप अपने बाकी पोएम्स में भी कर ही रहे होंगे, जो आपके टेक्स्ट में जो पोएम्स दी हुई हैं आप उसे भी इसी तरह से एनालाइज करते ही हैं, तो आपको आता ही होगा। बस ये ध्यान रखें ये अनसीन पोएम हो सकती हैं, तो इसमें चीजों को रटे नहीं बल्कि समझने की कोशिश करें, जिससे कि आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे परिष्कार कॉलेज में हम इसी चीज के ऊपर काम करते हैं कि हम रटने पे नहीं बल्कि समझाने पे काम करते हैं। तो उम्मीद है जल्दी आपके एग्जाम्स भी हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आप इसे कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।